हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारतीय राज्य व्यवस्था को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मॉडर्न इंडिया के नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। जो हमने क्लासेस में बनाए हैं उन चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि इस इंडियन पॉलिटी के शुरुआती चैप्टर्स में आपको उन नोट्स की मदद मिलने वाली है। भारतीय संविधान को आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको आपके अधिकार, आपके कर्तव्य और सरकार के दायित्वों के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ एग्जाम्स में भी इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाता है। तो भारतीय जो संविधान है उसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था अर्थात सरकार कैसे काम करती है और जो संस्थाएं बनाई गई हैं संविधान के अकॉर्डिंग वो कैसे काम करती हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो जो शासन व्यवस्था है वो 3 पार्ट में डिस्कस होगी। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कार्यपालिका, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा विधायिका और फिर हम लास्ट में देखेंगे न्यायपालिका। कार्यपालिका वो संस्था है जो देश में वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो सरकार के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। जो विधायिका है वो कानून बनाने वाली संस्था है कि देश में जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगी? विधायिका बनाएगी। और उस कानून के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इस पर निगरानी रखने के लिए हमने एक तीसरी संस्था बना दी जिसे कहते हैं न्यायपालिका। हालांकि अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था का चौथा अंग भी है और वो चौथा अंग है प्रेस, जिसे कहते हैं हम अखबार, मीडिया। ठीक है, ये जो मीडिया का रोल है ये बहुत अहम है एक लोकतंत्र में। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिकल वर्किंग होगी, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी कि कैसे आपके देश में काम होता है, उस चीज़ को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान को जब शुरू करते हैं तो भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं क्या कह सकते हैं आदर्श संविधान है। बहुत सारे देश हैं जो जिन्होंने भारतीय संविधान को आधार मानकर उनका संविधान बनाया, जैसे नेपाल उनमें से एक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान एकदम से तो बन नहीं गया। भारतीय संविधान का जो विकास है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। भारतीय संविधान का जो विकास है वो ब्रिटिश काल में देखा गया कि ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया था और 1947 से 1950 के बीच में हमने जो ये 3 साल का ड्यूरेशन है, इस 3 साल के गैप में एक आदर्श संविधान बनाने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। तो उस चीज़ को हम सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था की जो एक तरीके से नींव है वो है ये भारतीय संविधान। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर संविधान हमारे लिए क्यों खास है, एलएलबी वाले या दूसरे लॉ की जो एग्जाम्स देते हैं वो लोग पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, हमारे सिलेबस में तो शासन व्यवस्था है, हम सिर्फ शासन व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को ही समझ लेते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्स में संविधान से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान में कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां हैं, कौन से पद का उल्लेख संविधान में कहाँ है, कौन से अनुच्छेद में, ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इन दोनों को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, संविधान भी बहुत ईजी हो जाएगा। आप अगर देखेंगे तो संविधान को हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रमुख अनुसूचियों की बात करेंगे, फिर हम प्रस्तावना पे डिस्कशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से भाग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि साथ में नोट्स बनाते चलें। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, प्लस मैं आपको बोल भी रहा हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ। उन चीज़ों को आप चाहें तो आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ताकि आपके नोट जो हैं वो सिस्टमेटिकली बन जाए, ताकि रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में जो भारतीय संवैधानिक विकास हुआ है उसको समझने के लिए हमें ब्रिटिश प्रभुत्व से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हमें ब्रिटिश प्रभुत्व को देखना होगा कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत पर अधिकार किया। तो इसके लिए 2 इवेंट आपके लिए बहुत काम के हैं। सबसे पहला है प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। जो प्लासी का युद्ध था, इसमें विजय के पश्चात जो अंग्रेज़ हैं वो बंगाल के सर्वेसर्वा बन गए, बंगाल के प्रशासक बन गए, व्यापारी से शासक बन गए। पर जो बक्सर युद्ध है, बक्सर युद्ध में विजय के पश्चात अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत पर एक तरीके से ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो गई, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने आपके मुगल बादशाह को पराजित कर दिया है। जो मुगल बादशाह पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे भारत को चला रहे हैं, उन्हें पराजित करने के पश्चात अब अंग्रेज़ पूरे भारत के सर्वेसर्वा बन गए, प्रशासक बन गए। तो इसके बाद एक संवैधानिक विकास भारत में प्रारंभ हुआ है। समय समय पर आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने अपनी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, अपने कंट्रोल को भारत पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई अधिनियम पारित किए। उन अधिनियमों और एक्ट का ये प्रभाव हुआ कि हमें भारतीय
भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था है उसे समझने का मौका मिला और उसी के आधार पर हमने हमारी खुद की एक आदर्श शासन व्यवस्था बना ली। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्रभुत्व का योगदान है एक तरीके से भारतीय शासन के विकास में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक पद था जो कहलाता था बंगाल का गवर्नर। यही पद बाद में कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर इसे बाद में बनाया गया भारत का गवर्नर जनरल और फिर लास्ट में ये पद बना वॉइसरॉय का पद। इस पद का एक अपना ही रोल है जिसे मैं आने वाली आगे की क्लासेस में डिस्कस करूंगा। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो चार नाम आपके सामने है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वॉइसरॉय, ये एक ही पद है, एक ही कुर्सी है। उस कुर्सी का सिर्फ नाम बदला गया है अपनी ज़रूरत, अपने समय के हिसाब से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया है तो उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो काम कैसे करे। उसे काम करने के लिए दिशा निर्देशों की ज़रूरत थी और उसे दिशा निर्देश कौन देगा? उसके मालिक जो कहाँ बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। पर उन मालिकों के ऊपर भी एक संस्था थी, वो संस्था थी ब्रिटिश संसद, जो उन मालिकों को कंट्रोल करती थी। उन मालिकों को हमेशा ब्रिटिश संसद से अनुमति लेकर ही भारतीय जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं प्रशासन है उसे चलाना होता था, उनके दिशा निर्देशों पर ही काम करना होता था। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन कंट्रोल कर रही है? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद भारत के लिए जो विशेष प्रावधान कानून बना रही है वो अधिनियमों एक्ट के माध्यम से भारत भेजे जा रहे हैं। जिस वर्ष उन्हें भेजा जाता था वो वर्ष का नाम उनके साथ जुड़ जाता था। कहने के लिए उनका नाम अगर आप देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, इन नामों से उन्हें जाना जाता है। पर इनमें कुछ प्रावधान होते थे जो भारत की शासन व्यवस्था को डिफाइन करते थे। तो इन एक्ट से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं हालांकि, पर जैसे बड़ी लेवल के एग्जाम की मैं बात करूँ, एमपीएसआई, एसएससी, सीजीएल वगैरह, इन एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। छोटी एग्जाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हम इन्हें समझे तो ज़रूर ताकि हमें भारतीय संविधान के विकास का एक ऑर्डर जो है वो समझ में आ जाए। संवैधानिक विकास में अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे अधिनियमों का उल्लेख मिलेगा। इन अधिनियमों में से जो ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन देते हैं उन अधिनियमों पे आप फोकस रखिएगा। सारे अधिनियम आपके लिए काम के नहीं हैं, पर जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं उन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोरोली जो बाकी के बचे हुए अधिनियम हैं उन्हें हम देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, ये आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इससे एग्जाम्स में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरीके से इस टॉपिक से पूछता है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यही पूछ लिया जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला कब आया, तो 1773 में आया, ये उसका आंसर है। इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट के साथ आप वर्ष जरूर याद रखिएगा, वर्ष भी आपसे पूछा जाता है। फिर इसके अंतर्गत जो प्रावधान थे उन प्रावधानों पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस एक्ट के माध्यम से क्या प्रावधान भारत में जोड़ा गया। अब यहाँ पर अगर आप देखें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था भारतीय मामलों को संभालने के लिए प्रथम प्रयास था ब्रिटिश संसद का। तो आपसे इसी पूरी लाइन की लाइन यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय मामलों को संभालने के लिए या नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद का प्रथम प्रयास कौन सा एक्ट कहलाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का ये एक्ट कहलाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश संसद ने इसे पारित किया तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ का नाम आपको याद रखना है। जो नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ, ये उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। फिर एक दूसरा जो परिवर्तन हमें ये देखने को मिला कि जो बंगाल का गवर्नर था वो अब कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पद वही है, कुर्सी वही है, बस नाम बदल रहा है समय के साथ। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था अब वो पद हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अभी तक देखें अगर हम तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीन अंग्रेजों के केंद्र हुआ करते थे, तीनों जगह गवर्नर होते थे और तीनों ही इक्वल पावर यूज किया कर सकते थे या कह सकते थे इनहेरिट करते थे। पर जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में तो इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की ताकत को कम कर दिया। उन्हें कहा कि अब आप ऑर्डर लेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल से, बंगाल के गवर्नर से। तो इस तरीके से ये पद बदला। बाद में जब लगा कि हमारा जो शासन है वो पूरे भारत पर है और हमें बदलना चाहिए इस पद का नाम, अब बंगाल से तो हमारा रिलेशन है नहीं, अब हम कहाँ पूरे भारत से रिलेट करते हैं, तो इस पद को बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहकर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसको भी हम आगे देखेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर अगेन
अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। या तो पूछ ले अंतिम बंगाल का गवर्नर या प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। तो वॉरेन हेस्टिंग का आपको नाम याद रखना है। ये जब बंगाल के गवर्नर थे तभी पद बदला, तो ऑटोमेटिकली यही व्यक्ति जो है वो क्या बन गए, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसी के साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक और जो विशेष काम है वो भारत में किया गया, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय बनाया गया, कहाँ, कलकत्ता में। किस वर्ष बनाया गया ये भी आपसे पूछा जाता है। तो 1774 में न्यायालय स्थापित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 73 में, पर उच्चतम न्यायालय बनकर तैयार हुआ कब, 1774 में। तो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। किस एक्ट के माध्यम से की गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इसी के साथ इसमें न्यायाधीशों की संख्या पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रथम न्यायाधीश का नाम भी पूछा गया है। तो एलिजा एम्पे प्रथम न्यायाधीश थे। साथ ही साथ इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। 4 न्यायाधीशों के साथ ये उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था कलकत्ता में। ये इस रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, तो इन विशेषताओं को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही हर एक्ट से कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। दूसरा जो हमारा एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक संशोधन है। उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उन्होंने ये संशोधन भारत इसलिए भेजा क्योंकि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो प्रावधान भारत में लाए गए थे उन प्रावधानों में कुछ कमियां थी। जैसे बहुत सारे व्यापारिक जो मामले थे वो अंग्रेज अधिकारी संभाल रहे थे, पर उन्हें राजनीतिक मामलों की जानकारी नहीं थी कि उन्हें कौन कौन से राजनीतिक मामले भी संभालने हैं। तो अंग्रेज अधिकारी अपने राजनीतिक और व्यापारिक अधिकारों को लेकर असमंजस में थे। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये एक्ट भारत भेजा गया। इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के व्यापारिक एवं राजनीतिक मामलों को पृथक किया गया, अधिकारों को पृथक किया गया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया जिसे ये काम दिया कि वो कंपनी के व्यापारिक मामलों को संभाल लेगी, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना लिया गया जिसे ये काम दिया गया कि वो कंपनी के राजनीतिक मामलों को, सब प्रशासनिक मामलों को संभालेगी। सैनिक और सैनिक जो भी कार्यवाही है वो सब किसके माध्यम से होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के माध्यम से होगी। इस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट ने इन 2 विभागों की स्थापना की।